दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूछते रहते कि बेस्ट पॉसिबल इंटरनेट कनेक्शन बताइए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये कि जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो सब लोग घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऐसे में मोबाइल डेटा पे सारी चीजें नहीं हो सकती। जिस तरीके से आजकल एयरटेल जियो के रेट बढ़ गए हैं तो आप सब जानते हो कि एग्जैक्टली कहानी क्या चल रही है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो मोबाइल डेटा के बाद जो इंटरनेट आता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, उसके अंदर आपको बेस्ट पॉसिबल डील कैसे मिले। यानी कि आज के समय पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त हो गया है। यहाँ जियो काम करती है, एयरटेल काम करती है, काफी सारी छोटी छोटी कंपनीज है जैसे एसीटी की बात करें, हाथवे की बात करें, या फिर इसके बाद बात करें तो काफी सारे लोकल ऑपरेटर्स भी आ गए हैं। तो फिर इनमें से बेस्ट पॉसिबल चूज कैसे किया जाए इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब भी इंटरनेट खरीदने जाते हैं, फिर बात करते हैं ब्रॉडबैंड की, तो हम बात करते हैं ना स्पीड की, प्राइसेस की। बात करना सही भी है, हर कोई चाहते कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिले और उसे हम सस्ता भी कहते हैं। इसके बाद बारी आती है डेटा कैप की। इसके बाद भी आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को डेटा अगर अनलिमिटेड मिल रहा है तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज होगी, लेकिन लिमिटेड मिल रहा है, अगर क्वांटिटी ज्यादा है जैसे कि 500 GB अच्छा है तो वहां पे हम उसे ठीक ठाक बोलते हैं। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे लोग काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, वो है रिलायबिलिटी और कनेक्शन। यानी कि कनेक्शन की रिलायबिलिटी ऐसी चीज है जिसे ऐसे जज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, यानी कि आप मान लो आपको 100 Mbps का कनेक्शन मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में, आपको 300-400 रुपए देने पड़ रहे हैं महीने के। लेकिन जब आपने उसे लगा तो पता चल रहा है कि हर दूसरे दिन वो कट रहा है, रात को कटता है तो सुबह चलता है, जब जरूरत होती तब स्पीड नहीं आती। इस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है और इसके काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो देखा तो रिलायबिलिटी और जो कनेक्शन की स्पीड वगैरह होती है ना, ये सारी चीजें हमें ब्रोशर या पैसे देने के बाद ही पता चलती है एग्जैक्टली कैसा है। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अपने एरिया में रिसर्च कीजिए कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, और उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट कीजिए कि लोगों ने कौन कौन से लगा रखा और उनसे जाके पूछिए कि कौन सा कटता है और कौन सा नहीं कटता। ये एक सबसे बड़ी चीज होती है। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पे आजकल फाइबर कनेक्शन भी मिलता है और जो नॉर्मल कोएक्सियल वायर ADSL वाला होता है वो भी मिलता है। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक काफी अच्छा एग्जांपल लेता हूं, एयरटेल का वी फाइबर है। एयरटेल हमेशा अपने वी फाइबर को प्रमोट करती है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि जब हम उसके ADSL कनेक्शन की बात करते हैं या फिर उसको वो भी अवेलेबल जो वायर वाला कनेक्शन आता है, वो काफी सारे एरियाज में वो बोलते हैं कि हम लोग आपको फाइबर ला के देंगे, लेकिन जब आपके यहाँ लगाने आते हैं ना तो नॉर्मल वायर ही लगाते हैं, वो लोग फाइबर नहीं लगाते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो फाइबर वाला कनेक्शन होता है ना, वो अभी इतना ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाए। इवन जियो की बात करें तो जियो के साथ अच्छी बात यह है कि बस वो फाइबर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जियो की जो रीचेबिलिटी पूरे इंडिया में वो अभी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा आपके लोकल ऑपरेटर्स वगैरह की है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप इंटरनेट लगाने वाले हो ना, तो हमेशा प्राइस और स्पीड देखने की बजाय एक बार ये भी देखो कि कनेक्शन रिलायबल है कि नहीं और कनेक्शन कितना कटता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद आप जाके ये भी देखिए कि एग्जैक्टली वो आपके घर तक लाइन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो फाइबर के अलावा कोई दूसरी लाइन लेके आ रहा है, कोएक्सियल या ADSL वगैरह, तो डेफिनेटली उसको बिग नो कर दीजिए। वहां पे कनेक्शन की फ्लक्चुएशन की दिक्कत आ सकती है, बारिश के अंदर इंटरनेट की स्पीड भी कम हो सकती है और भी काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। और देखा जाए तो फ्यूचर प्रूफ भी नहीं है और आप इसमें हाई स्पीड का मजा भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर फाइबर आ रहा है तो एक काफी बेहतरीन चीज रहती है और हमेशा फाइबर को ही प्रेफर कीजिए। चलिए मान लीजिए आपने फाइबर वगैरह को प्रेफर कर लिया, लेकिन इसके बाद बारी आती है कि आपको डेटा कितना चाहिए। अनलिमिटेड मिल रहा है वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर लिमिटेड मिल रहा है तो मेरी नजर में आज के समय में जहां यूट्यूब लोग देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम मीटिंग्स वगैरह होती है, जूम कॉल पे लोग अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो मिनिमम 500 GB इज गुड। यस, 500 GB बहुत सही है। थोड़े से अगर हैवी यूजर हो, OTT पे एप्स पे फिल्में वगैरह देखते हो, 4K में वीडियोस देखते हो, 1 TB सही है। इसके बाद अपने अनुसार जा सकते हैं, लेकिन 500 GB तो होना चाहिए। पर्सनली ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आजकल पेनिट्रेशन बढ़ा है, जिस तरीके से आजकल यूज बढ़ा है, उस तरीके से लोग का डेटा कंजम्पशन भी बढ़ा है और 500 GB एक सफिशिएंट है। इससे कम है तो बहुत ही जल्दी उड़ सकता है। ये मेरी फ्रैंक रिकमेंडेशन होगी। इसके बाद बारी आती स्पीड की। स्पीड के मामले में आज बोलूंगा कि एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आपका यूज केस क्या है। एक नॉर्मल जूम कॉल 2-4 Mbps पे चल जाती है। एक फुल HD का YouTube वीडियो 5 Mbps पे चल जाता है। 10 से लेके 15 Mbps पे एक 4K का वीडियो चल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि घर में अगर कम लोग चलाने वाले तो 15, 20, 25 Mbps का कनेक्शन भी चल सकता है। यहाँ पे काफी एक अच्छा एग्जांपल मैं जियो का भी ले सकता हूँ। जियो का 400 रुपये वाला बेस प्लान आता है ना, जिसमें GST एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो उसमें आपको 30 Mbps स्पीड मिलती है। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ एक बात कि इंडिया के अंदर 90% जो लोग हैं ना, उनके लिए 30 Mbps की स्पीड सफिशिएंट है।
यस, मतलब 90% लोग हैं ना, इससे ज़्यादा की स्पीड की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। वो 30 Mbps में अपना काम अच्छे से चला सकते हैं आज के समय में। उसके अंदर आपके 4K में यूट्यूब के वीडियोस चल जाएंगे, 1080p में वीडियोस चल जाएंगे, थोड़ी बहुत डाउनलोडिंग वगैरह करनी है वो हो जाएगी, ऐप्स वगैरह अपडेट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 90% लोगों के लिए 30 Mbps स्पीड इंडिया में सफिशिएंट होती है। इसके बाद अगर 9% की बात करें, यानी कि 90% तो हो गए, इसके आगे बढ़ के 9% के बारे में बात करें तो उन्हें 100 Mbps स्पीड उनके लिए सफिशिएंट है। यानी कि 100 Mbps की स्पीड यहाँ पे मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ जिनके पास जो थोड़े से हैवी यूजर है और घर में मल्टीपल डिवाइसेस है, यानी कि आपके घर में 4K टीवी है, आप केबल कनेक्शन, DTH का कनेक्शन पूरी तरीके से कटवा चुके हो, OTT पे रिलाई करते हो, वहाँ पे अलग अलग मूवीज वगैरह स्ट्रीम करते हो, साथ ही साथ यूट्यूब पे किसी को वीडियो अपलोड करनी है, डाउनलोडिंग वगैरह करनी है, उसके लिए काफ़ी एफिशिएंट है ये चीज़। यहाँ तक कि अगर किसी को थोड़ा सा ऑफिस का थोड़ा हैवी वर्क भी करना है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फाइल्स का शेयरिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए भी 100 Mbps की स्पीड सही है। तो ऑल इन ऑल बात की जाए तो जो 9% यूजर्स इंटरनेट के, उनके लिए 100 Mbps की स्पीड सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप एग्जैक्टली उसका यूज कैसे करें और एक बार में आपके कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। मतलब कि अगर आप ऑफिस लेवल का वर्क कर रहे हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो शायद ये चीज़ कम हो सकती है। लेकिन रेगुलर होम यहाँ पे नॉर्मली एक घर के अंदर, परिवार के अंदर 5-6 लोग अगर उसे चलाते हैं, 7-8 लोग भी उसे चला रहे हैं, तो 100 Mbps स्पीड एक सफिशिएंट है। अगर आपके घर में 15 या 16 डिवाइसेस अगर एक बार में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये मतलब मेरी नज़र में प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, 100 Mbps इज अ सफिशिएंट थिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो आती है OTT एप्स की। अब मान लो आपने OTT ऐप से थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन ले रखा, कुछ फ्री वाली डाउनलोड कर रखी है, कुछ नॉर्मल डाउनलोड कर रखी है, और उसके अंदर 1-2 के आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे। एग्जाम्पल है जैसे हॉटस्टार का ले लिया 400 रुपये वाला VIP, या फिर Amazon प्राइम वीडियो ले लिया 1000 रुपये वाला। तो वहाँ पे क्या कहानी रहती है कि एग्जैक्टली वहाँ पे आपने फिक्स्ड अमाउंट पे कर दिया और आपको 1-2 चीज़ों का पे करके और आप इंटरनेट का पे कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको सस्ता पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2-3 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो साथ में, और उसके बाद अगर इंटरनेट लेते हो, तो खर्चा बढ़ सकता है। और यहाँ पे क्या रहता है, एयरटेल हो गई, जियो हो गई, बाकी सारी कंपनीज क्या रहती है, चीज़ बंडल करके देती है। तो यहाँ पे समझदारी भरा फैसला हो कि अगर आप 2-3 OTT ऐप से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या है कि आप इन टाइप के बंडल सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छी डील देखने को मिल सकती है। मतलब ये टिप है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये चीज़ अच्छी रहती है। जैसे जियो में बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है हॉटस्टार भी, प्राइम वीडियो भी, इसके बाद ZEE5, सोनी लिव, वूट और भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर आप उनको देखते हो तो ही लो, अगर आप नहीं देखते तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 OTT ऐप्स के आपने जो अलग से सब्सक्रिप्शन लिए ना, वो ले लो, वो ही सस्ता पड़ेगा। अगर ज़्यादा देखते हो तो ही मैं बोल रहा हूँ, ये बात आप कान खोल के सुन लो, वरना आपके पैसे की बर्बादी हो सकती है यहाँ पे। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, वो है यहाँ पे स्पीड का एक मिथ है कि हाई स्पीड की ज़रूरत कब पड़ती है। क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज है जहाँ पे लोकल प्रोवाइडर आके बोलते हैं कि 300 Mbps की स्पीड ले लो, 500 की ले लो, जियो वाले खुद 1 Gbps की स्पीड को प्रमोट करते हैं। तो क्या है, आपके किसी मतलब की है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 100 Mbps के बाद सिर्फ टॉप के 1% लोग हैं जिन्हें 100 Mbps की स्पीड की जरूरत पड़ती है। और जो बेस्ट पॉसिबल यूज केस जो मेरे को मिला है ना, वो ही मिला है कि अगर आपके घर में गेमिंग कंसोल है, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, या फिर अगर आपके पास एक PC है, उसके अंदर गेम्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, सिर्फ उसी के अंदर इसका फायदा उठाया जा सकता है, बाकी इसका कोई यूज केस नहीं है। इसके अलावा अगर घर में मल्टीपल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, थोड़ा ऑफिस लेवल का काम हो रहा है, तो शायद वहाँ यूज पड़ सकता है। अदरवाइज 99% लोगों के किसी काम का नहीं है अबव 100 Mbps कनेक्शन। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर लेना भी है, किसी को गेमिंग वगैरह करनी है, 300 Mbps का ले ले, इससे ज़्यादा का भी कोई सेंस बनता नहीं है। हालांकि ये कुछ चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे देखा तो जियो का एक एग्जांपल ले ले, तो 150 Mbps का प्लान बेचते हैं 1000 रुपये में। अगर आपको OTT ऐप्स पसंद है और तो 1000 रुपये वाला जो 150 Mbps का प्लान है वो काफ़ी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाती है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा मिल जाती है, तो वो भी एक बैलेंस चीज़ है। लेकिन इसके बाद 300, 500, 1 Gbps के जो प्लान है ना, कंप्लीटली यूजलेस है। एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, इंडिया में 1 Gbps के प्लान की एंट्री हो गई है, लोगों को 1 Gbps का प्लान मिल रहा है, लेकिन आप उसका अच्छे तरीके से यूज कर नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको राउटर से डायरेक्टली आपको एक ईथरनेट केबल यानी Cat6 वाली जो केबल है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी कंप्यूटर में, और वो कंप्यूटर भी थोड़ा सा हाई एंड होना चाहिए ताकि उतनी सारी स्पीड को संभाल सके, यानी कि रैम, SSD एक अच्छा प्रोसेसर, और उसके बाद ही उस कंप्यूटर के अंदर आप 1000 Mbps की स्पीड का एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वाईफाई में एंजॉय करनी है तो आपको बहुत ही ज्यादा हाई एंड वाईफाई 6 राउटर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो नॉर्मल वाईफाई 6 राउटर होते हैं रेगुलर वाले, वो
1 Gbps की स्पीड को सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आपको 10-15 हज़ार का एक हाई एंड राउटर लेना पड़ेगा तभी चीज हो पाएगी, और सिर्फ राउटर लेने से काम नहीं चलेगा। आपको एक अलग से जो डिवाइस होता है, लैपटॉप ले ले या मोबाइल फोन ले ले, उसके अंदर भी Wi-Fi 6 का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके आप 1 Gbps की स्पीड को अचीव कर सकते हैं मोबाइल फोन के अंदर। तो देखा जाए तो कंसेप्ट वाइज 1 Gbps बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और जो प्रैक्टिकल यूज है ना वो बिल्कुल नहीं है। इवन 500 Mbps का भी ये नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है चीजें हों, लेकिन मेरे को लगता नहीं आने वाले 4-5 साल तक ये चीजें होने वाली है। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, केवल प्राइस और स्पीड को देख के प्लान ना ले, एक बार देखिए कनेक्शन की रिलायबिलिटी कैसी है और उसके अंदर आपको जो सर्विस होती है वो कैसी मिलती है। पर्सनली मेरा एक ओपिनियन ये है कि अगर आपको इंटरनेट के अंदर सर्विस को कॉल करने की, यानी कि कस्टमर केयर को कॉल करने की जरूरत पड़े ही नहीं, तो आपको वो बेस्ट पॉसिबल सर्विस मिलती है। अगर कॉल करने की जरूरत बार बार पड़ रही है, सबसे घटिया सर्विस होती है। ये मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन है। इसके बाद मेरा एक और ओपिनियन है यहाँ पे आप लोगों से, वो ये है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ केवल प्राइसेस देखने नहीं चाहिए, आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि आपको कितने प्राइस में कितना लंबा प्लान देखने को मिल रहा है। कई बार जो कंपनीज होती है ना वो यहाँ पे लोगों को उल्लू बनाती हैं। वो कहते हैं कि आपको मंथली 300 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन 300 रुपये आपको तब पे करना पड़ेगा जब आप 1 साल का प्लान लेते हो। ये चीज़ मैं लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा अवॉइड करें। कभी भी 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का रिचार्ज या प्लान नहीं ले। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई लगवाने वाले हो ना, तो एक बार लोगों से पूछो और उनको बोले कि आप हमें डेमो दो। जैसे जियो वाले देते कि आप हमें रिफंडेबल डिपॉजिट दीजिए और उसके बाद उसे लगा के चेक कर दीजिए और पसंद नहीं आया तो राउटर वापस कर दीजिए। इस टाइप की चीज़ आप दूसरों के साथ भी ट्राई करो और उसके बाद चेक करो कि सब में से जो अच्छी स्पीड है, सबसे अच्छा जो रिलायबल कनेक्शन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। और कभी भी 6 महीने से ज़्यादा का रिचार्ज वगैरह मत करवाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने इंटरनेट ले लिया नया नया, 2-3 महीने अच्छा चलेगा, लेकिन जैसी बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, आंधी तूफान भी अगर आ गया, कटना चालू हो जाता है। ये प्रॉब्लम आती है 3-4 महीने के बाद ही पता चलती है अच्छे से। अगर आपने साल भर का पैसा एक बार में दे दिया ना, आप लोगों को जो रहता है ना, मतलब फंस जाओगे उसके साथ और फिर आप लोगों को लगेगा कि क्यों ले लिया ऐसे मैंने। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट है अपने ISP पे, अच्छे तरीके से यूज़ करो, पूरा विश्वास करते हो ना, तभी उसको 1 साल का पैसा ज़्यादा कर दो। ये एक मैं बेसिक ट्रुथ बता रहा हूँ। तो ये हो जाती है कि इस तरीके से आपको एक इंटरनेट लेना चाहिए। फ्रेंकली मेरा ओपिनियन है कि 99% जो लोग हैं ना वो 30 Mbps से बिलो 50 Mbps की स्पीड उन लोगों के लिए सफिशिएंट है। जो 9% लोग जो थोड़ा हैवी यूज़ करते हैं 100% है। और 100 Mbps की स्पीड की अगर ऊपर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो गेमिंग वगैरह अगर करने या गेम्स वगैरह डाउनलोड करने बड़े बड़े, तो ही आप 100 Mbps की स्पीड के ऊपर का कनेक्शन लीजिए। तो ओवरऑल ये कुछ मेरे ओपिनियन हो जाते हैं यहाँ। वैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हो, उसकी स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ अब आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो उसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन में। गुड बाय।